नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स को देखेंगे और ये एक नई श्रृंखला है। इसमें हम साप्ताहिक रूप से यानी कि प्रत्येक सप्ताह किसी एक निर्धारित दिन को जिलावार समसामयिकी देखेंगे और इस वीडियो में आप वाराणसी का समस्त जो करंट अफ़ेयर्स है, वाराणसी से संबंधित आस-पास के दिनों में या पिछले महीनों में जो घटनाएँ हुई हैं, उनको सबको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है? तो इसको पूरा देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जो आज का हमारा जनपद है, वो है जनपद वाराणसी। वाराणसी, ठीक है? वाराणसी में कौन-कौन सी घटनाएँ पिछले महीनों हुई हैं, उनकी सबकी चर्चा करेंगे हम इसमें। तो जो सबसे पहली घटना हुई है, वो ये हुई है कि वाराणसी में हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी ने हरित जलमार्ग हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया। पहलों का उद्घाटन किया, ठीक? तो मोदी जी ने हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया। अच्छा इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज़ों या हम कहें पोत को राष्ट्र को समर्पित किए हैं। पोत राष्ट्र को समर्पित किए। ठीक। अच्छा ये जो 2 पोत हैं, इनमें पहले का नाम है एमवी गुह और दूसरा है एमवी निषाद राज। याद रखिएगा। तो जो पहला पोत है एमवी गुह और दूसरा है एमवी निषाद राज। अच्छा इनका अगर आपसे पूछिए निर्माण कहाँ हुआ है, तो आप बताओगे एमवी गुह और एमवी निषाद राज इन दोनों का निर्माण हुआ है कोचीन में। कोचीन शिपयार्ड, ठीक है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इनका निर्माण हुआ है। और ये जो कैटामरन जहाज हैं या कैटामरन पोत हैं, इनका मतलब क्या होता है? दरअसल ये समानांतर पतवार वाले जलयान होते हैं। और अब चूँकि ये जलयान हैं, तो इनको कहीं न कहीं तैनात किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एमवी गुह है, एमवी गुह, इसको अयोध्या में तैनात किया जाएगा। वहाँ पर ये नौकायन करेंगे। अयोध्या में किस नदी किनारे है? तो सरयू। तो फिर ये सरयू नदी के किनारे तैनात होंगे, ठीक है? सरयू नदी में। अच्छा एक और है एमवी निषाद राज। ये कहाँ पर तैनात होगा? ये कहाँ पर नौकायन करेगा? ये करेगा वाराणसी। वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ पर? गंगा नदी में। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा ये जो कैटामरन पोत हैं, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल हैं, ठीक? तो अब चूँकि इलेक्ट्रिक हैं, इनमें कार्बन उत्सर्जन कम होगा, तो फिर क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें या हम कहें ये दोनों पोत वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। कार्बन उत्सर्जन में क्या करेंगे? कटौती करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों पोत हैं, ये प्रति वर्ष 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में ये कटौती करेंगे। अच्छा, क्या मुझे एक बात बता सकते हो? एक मंत्रालय है अपना, भारत सरकार का मंत्रालय है, इसका नाम है पोत परिवहन मंत्रालय या हम कहें पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है? इस मंत्रालय ने टारगेट क्या रखा है? इस मंत्रालय ने लक्ष्य क्या रखा है? इसने कहा है कि 2047 तक, ये ध्यान दीजिएगा 2047 तक 100% हरित जहाज़ों का संचालन किया जाएगा। संचालन किया जाएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखो आप। अच्छा एक बात और, वाराणसी से निकल के आती है। वाराणसी में एक घटना और घटी। हुआ ये कि यहाँ पर एक उत्सव मनाया गया। उत्सव का नाम क्या है? आप याद रखोगे पुष्करालु उत्सव। आपसे अगर पूछा जाए पुष्करालु उत्सव ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आप बताओगे ये हुआ है वाराणसी में। अच्छा ये पुष्करालु उत्सव किनके लिए होता है क्या बता सकते हो? ये पुष्करालु उत्सव मनाया जाता है वाराणसी में जो कि मनाया गया है। ये तेलुगु भाषी लोगों का उत्सव है। तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध उत्सव है, ठीक है? इस उत्सव को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है गंगा पुष्करम। बात समझ पा रहे हो? इसे गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा पुष्करम उत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो आप बताओगे वाराणसी में। पुष्करालु उत्सव कहाँ मनाया गया? वाराणसी में। ये दोनों एक ही नाम है। किनके ये प्रसिद्ध त्योहार हैं?
तेलुगु भाषी लोगों के लिए ये प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? इसी दौरान एक आयोजन हुआ है वाराणसी में। वाराणसी में एक आयोजन हुआ है, एक समारोह का आयोजन हुआ है। उसको कहा जाता है तमिल काशी तमिल संगमम का आयोजन, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आप बताओगे वाराणसी में। ये मैं 2023 की घटना बता रहा हूँ, ठीक है? अब चूँकि संगमम का आयोजन हुआ है, तो किसी न किसी ने उद्घाटन भी किया होगा। तो इसके उद्घाटन के लिए कौन आया? इसके उद्घाटन के लिए आए मोदी जी। बात समझ पा रहे हो? और ये कहाँ उद्घाटन किया गया इसका? इसको किया गया नमो घाट में, वाराणसी के नमो घाट में इसका उद्घाटन किया गया। और एक खास बात है, ये जो आयोजन है ना, काशी तमिल संगमम, यहाँ से आप एक बात याद रखो, जो 2023 में इसका आयोजन किया गया है, ये इसका द्वितीय संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2022 में हुआ था, अब ये दूसरा हुआ है 23 में। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, जो आपको याद रखनी है। इसमें बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं। काशी तमिल संगमम में कौन-कौन सी घटनाएँ घटी हैं, ज़रा समझो इसमें। इस अवसर पर नोट बना के लिखो, ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर इस इस अवसर पर वाराणसी से कन्याकुमारी वाराणसी से कन्याकुमारी तमिल संगमम तमिल संगमम ट्रेन चलाई गई है। ट्रेन को वाराणसी कन्याकुमारी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इसी उत्सव में ये घटना घटी है। और इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि ये जो उत्सव है, ये जो मैंने अभी बोला था काशी तमिल संगमम उत्सव। सबसे खास बात मुझे ये बताओ कि इस उत्सव का आयोजन किसने किया है, पता है आपको? इस उत्सव का जो आयोजन किया गया है, इसका आयोजन इसके आयोजन के लिए जो नोडल एजेंसी, ये आप याद रखिएगा। नोडल एजेंसी है सबसे पहली आईआईटी मद्रास और दूसरा बीएचयू ठीक है? ये नोडल एजेंसी है। और किसके सहयोग से शुरू किया गया है इसका? किसका सहयोग मिला है या हम कहें इस आयोजन में? ये जो काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ है, ये किसके सहयोग से आयोजित हुआ है? तो आप बताओगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है? और अन्य मंत्रालयों का इसमें सहयोग मिला है। तो कुल मिला के आपसे अगर नोडल एजेंसी पूछे तो आप बताओगे आईआईटी मद्रास और बीएचयू। क्या हुआ इसमें? क्या घटना हुई? इस अवसर पर कन्याकुमारी से वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई है और ये आयोजन हुआ कहाँ पर है? वाराणसी में। इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने नमो घाट पर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब देखो वाराणसी में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ है। वाराणसी में एक मंदिर आपने शायद पढ़ा भी होगा इसको। वाराणसी में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ है और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर को कहा जाता है स्वरवेद मंदिर। स्वरवेद मंदिर। स्वरवेद मंदिर की क्या खासियत है? ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो वाराणसी में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया है, ये दिसंबर 2023 की खबर है, इसका उद्घाटन किसने किया? आप बताओगे, इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, ठीक है? क्लियर है? प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया। इसमें हुआ क्या? ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर की विशेषताएँ क्या हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात, ये जो मंदिर है, ये 7 मंजिला है, ठीक है? इसकी जो इमारत है, वो 7 मंजिला है और 180 फीट ऊँचा है, ठीक? 180 फीट की ऊँचाई पर। अच्छा, ये जो मंदिर है, ये इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारें संगमरमर की बनी हैं। बात समझ रहे हो? संगमरमर की हैं और इसमें साथ ही साथ इसमें 4000 दोहे लिखे गए हैं, दोहे लिखे गए। अच्छा, एक खास बात और है इसकी। क्या खास बात है? स्वरवेद जो मंदिर है, स्वरवेद मंदिर महर्षि, इनका नाम याद रखो, सदाफल। महर्षि सदाफल की शिक्षाओं और उपदेशों का प्रतीक है। उपदेशों का प्रतीक है। बात समझ पा रहे हो? ये जो 7 मंजिला इमारत है, 180 फीट ऊँचाई है इसकी। इसकी दीवारें जो हैं वो आमतौर पर संगमरमर की बनी हैं और 4000 दोहों से व्याप्त हैं। साथ ही साथ स्वरवेद मंदिर अ, या हम कहें ये किनके उपदेशों या किनकी शिक्षाओं पर आधारित है, किनकी शिक्षाओं का प्रतीक है? तो आप बताओगे महर्षि सदाफल। यहाँ तक बात क्लियर है?
और ये जो स्वर्वेद मंदिर है, इसे कहा जाता है विश्व का विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र ध्यान का केंद्र। ये बात याद रखोगे? ठीक है। अब देखो एक बात, स्वर्वेद मंदिर में नहीं है, ये जो स्वर्वेद मंदिर का परिसर है, यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है? ये स्वर्वेद मंदिर का परिसर है, ध्यान दो। स्वर्वेद मंदिर का परिसर, ठीक? स्वर्वेद मंदिर का यह है परिसर। अब एक बात यहाँ से समझो, इसी स्वर्वेद मंदिर के परिसर में एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। मूर्ति किसकी है ये? संत सदाफल की। सदाफल की ये मूर्ति है। आपसे इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो आप बताओगे 135 फीट। ध्यान रखिएगा। और ये जो स्वरवेद है, ये क्या है? क्या बता सकते हो? स्वरवेद, ध्यान रखिएगा, स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है? स्वरवेद, जो कि विहंगम स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि विहंगम योग संस्थान के प्रणेता, इनका नाम है संत सदाफल। सदाफल, विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल के द्वारा लिखा गया है। के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये स्वरवेद क्या है? ये दरअसल एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और ये विहंगम योग संस्थान के प्रणेता रहे हैं संत सदाफल, जिनकी मूर्ति इसी परिसर में लगवाई गई है। 135 फीट ऊंची मूर्ति है। तो ये प्रणेता रहे हैं और इन्हीं संत सदाफल देव जी की महाराज के द्वारा इस स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसको लिखा गया है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? यहाँ से केवल और केवल इतना याद रखना है कि स्वर्वेद मंदिर कहाँ बना है, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये किन-की शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है? अब देखो एक बात समझो, जो वाराणसी है अपना, वाराणसी, यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पर 3D स्थानिक, या हम कहें 3D शहरी स्थानिक 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने का या हम कहें डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला शहर बना है। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन-सा शहर है देश का जो पहला शहर बना है जिसने 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाए हैं, तो वो होगा वाराणसी। अच्छा, इसमें होगा क्या? ये जो ट्विन मैप बनाने की प्रणाली शुरू हुई है, इसमें होगा क्या? दरअसल इसमें शहर की तस्वीरें जो होती हैं, शहर की तस्वीरें हवाई जहाज से, ध्यान देना यहाँ पर, शहर की तस्वीरें हवाई जहाज के माध्यम से ली जाएँगी। हवाई जहाज से ली जाएँगी। अच्छा, फिर क्या होगा? शहर की तस्वीरें हवाई जहाज से ली जाएँगी और उन्हें, इन तस्वीरों को यानी इन्हें डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा। डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो वाराणसी शहर किस लिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पर देश का पहला डिजिटल ट्विन मैप बनाने के लिए 3D शहरी स्थानिक प्रणाली को विकसित किया जा रहा है और इस प्रणाली में शहर की तस्वीरें ली जाएँगी हवाई जहाज से और इनको फिर डिजिटल रूप में इनका मैप बनाया जाएगा। ठीक है? वाराणसी के बीएचयू में, बीएचयू मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हुआ क्या है? श्रीमद् श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू अनुवाद या हम कहें उर्दू अनुवाद पर शोध किया है। बीएचयू में श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध का कार्य किया गया है। गीता के उर्दू अनुवाद पर उर्दू अनुवाद पर शोध किया गया है। ठीक है? यहाँ पर उर्दू अनुवाद में यहाँ पर शोध किया गया है। तो इस वजह से ये बीएचयू यानी कि वाराणसी का बीएचयू ये काफ़ी चर्चा में था। तो ध्यान रखिएगा, बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध किसने हासिल किया है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता पर उर्दू अनुवाद में देश में पहली बार शोध किसने किया है? किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो आप बताओगे बीएचयू। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। 1 जनवरी 2024 में वाराणसी से एक और खबर आई है, जनवरी 2024 से। ठीक है? यहाँ से क्या खबर आई है? दरअसल जनवरी 2024 में कुछ पुरस्कार दिए गए थे। आपने नाम भी सुने होंगे।
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2 शहर भी इसमें चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी के लिए चुना गया है। स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। आपसे अगर पूछा जाए कि पहला राज्य कौन-सा है या सॉरी पहला शहर कौन-सा है जिसे पुरस्कार मिला है? तो आप बताओगे वाराणसी और दूसरा कौन-सा है? दूसरा आप बताओगे प्रयागराज। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं, जिसमें वाराणसी से खबर ये निकल के आती है कि वाराणसी को पहला पुरस्कार मिला मिला है स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में, ठीक है? और प्रयागराज को दूसरा स्थान मिला है। तो उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा एक बात और समझो, उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं, जैसे हम बात करें यूपी के जो शहर हैं, एक तो हो गया अपना आगरा, ठीक? बात समझना। दूसरा हो गया कानपुर, यूपी के 5 शहर, एक हो गया आगरा, एक हो गया कानपुर, एक हो गया आपका वाराणसी। ये चर्चा में था अभी हाल ही में। क्यों? अभी इसकी चर्चा करते हैं। और एक है गाजियाबाद और दूसरा है अपना मेरठ। ये 5 के पाँचों शहर चर्चा में क्यों थे? क्योंकि इन शहरों की वायु गुणवत्ता खराब है। वायु गुणवत्ता के लिए हुआ क्या है, इन शहरों की वायु गुणवत्ता है खराब तो हमारे मंत्रालय यानी केंद्रीय मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय, उसने कहा है कि भाई आप लोग अपने अपने इलाकों की वायु गुणवत्ता में सुधार करिए। तो इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ रुपए दिए गए हैं इनको। कितना रुपया दिया गया है? 255.12 करोड़ रुपए। ध्यान देना। इन 5 शहरों की वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए 255.12 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दिए किसने? ये दिए किसने? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये जो पुरस्कार की राशि मिली है, वो मिली कितनी है? कौन-कौन से जिलों को मिली है? ये जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है? और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये दिए किसने? तो दिए हैं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से आप एक स्टेटमेंट भी बना सकते हो, क्या? कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों आगरा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है? इनको या इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 255.12 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। यहाँ तक बात क्लियर है बात? अभी एक हमारे मंत्री वाराणसी आए थे और ये मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, क्या नाम है पता है इनका? इनका नाम है जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, ठीक है? ये वाराणसी आए और ये जब वाराणसी आए, जितेंद्र सिंह, तो ये वाराणसी में एक गाँव गए। इस गाँव का नाम है पुराना रामनगर। ध्यान देना, ये इस गाँव गए पुराने रामनगर में और यहाँ पर इन्होंने एक नए अभियान की शुरुआत की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि पुराने रामनगर गाँव गए और वो कहाँ है? वो है वाराणसी जनपद में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में ये है। तो ये पुराने रामनगर गए और इन्होंने यहाँ से एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का आपसे नाम पूछा जा सकता है। याद रखिएगा ग्रामीण मधुमेह रोकथाम नियंत्रण अभियान, इस अभियान की शुरुआत की गई। तो आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में केवल यही पूछा जाएगा कि ग्रामीण मधुमेह रोकथाम नियंत्रण अभियान इसकी शुरुआत किसने की? तो जितेंद्र सिंह ने की। कहाँ की गई? किस जनपद में? तो वाराणसी में। फिर अगर आपसे पूछ दे कि वाराणसी में भी कहाँ की गई? तो आप बताओगे पुराना रामगढ़ में। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। और अभी आपको पता है वाराणसी में एक रोपवे बनवाया जा रहा है। ये दरअसल स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के द्वारा बनवाया जा रहा है और ये दुनिया का तीसरा रोपवे है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउ किया गया है और भारत का पहला रोपवे है। तो रोपवे से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आओ इसको भी देख लेते हैं। वाराणसी वाराणसी रोपवे, ठीक है? वाराणसी रोपवे। देखो, वाराणसी रोपवे में आपको 2-4 बातें याद रखनी हैं।
कि सबसे पहले एक बात याद रखो, ये देश का पहला रोपवे है, ठीक है? और दुनिया का तीसरा रोपवे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले रोपवे चलते नहीं थे, रोपवे चलते थे। लेकिन देश का पहला रोपवे किन मायनों में है? तो ये है अर्बन ट्रांसपोर्ट मामलों में। यानी ऐसा रोपवे जो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समर्पित है, ट्रांसपोर्ट को समर्पित है। बात समझ पा रहे हो हमारी? तो देश का पहला ये है वाराणसी रोपवे जो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समर्पित है और दुनिया का ये तीसरा है जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पब्लिक को समर्पित है। अच्छा, दुनिया का चूँकि तीसरा है तो इससे पहले 2 और भी कहीं होंगे। तो जो सबसे पहला वाला है और दूसरा, ये 2 हैं ट्रांसपोर्ट जो दुनिया में अभी तक बने हैं जो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समर्पित हैं। कौन-कौन है? सबसे पहला है लापाज और दूसरे नंबर है, इसका नाम है लापाज है और एक है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सिटी, ठीक है? ध्यान रखिएगा, लापाज पहला, मेक्सिको सिटी और इसके बाद ये जो तीसरा है ये है आपका वाराणसी रोपवे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समर्पित है और देश का तो ख़ैर ये पहला है ही। क्वेश्चन क्या बता सकते हो मुझे इसमें कौन बना रहा है इसे? कंपनी का नाम बता सकते हो आपसे? पूछी जा सकती है। ये है स्विट्ज़रलैंड की कंपनी, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जिसका नाम है बार्थोट या बार्थोट नहीं है, बार्थोलेट है, बार्थोलेट, ठीक है? इस कंपनी का नाम याद रखो। ये वाली कंपनी बना रही है, कहाँ की है? तो आप बताओगे स्विट्ज़रलैंड की है, ठीक है? अच्छा एक बात और आप याद रखो, ये कब तक बन जाएगा? तो 2024 तक तैयार हो जाने की पूरी संभावना है, जैसा मीडिया से जानकारी मिल रही है, ठीक है? इसके बाद ये पहुँचेगा, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये वाराणसी से चलेगा एक जगह तक, जगह का नाम बताओ, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो ये वाराणसी स्टेशन से चलेगा, वाराणसी स्टेशन से लेकर ये भागेगा गोदौलिया तक, गोदौलिया तक। इसके बीच में 3 स्टॉप भी हैं। सबसे जो पहला स्टॉप होगा वाराणसी स्टेशन से जब ये गोदौलिया की तरफ जाएगा, तो वाराणसी स्टेशन से पहला जो स्टॉप मिलेगा काशी विद्यापीठ, फिर रथ यात्रा और इसके बाद गिरजाघर। 3 स्टॉप के साथ ये गोदौलिया तक पहुँचेगा, ठीक है? कितनी यात्रा तय करेगा? वाराणसी स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक तो आप बताओगे 3.85 किलोमीटर, ठीक है? और इसमें कितना रुपया खर्चा आ रहा है? तो आप कितना बताओगे? ये अभी हाल ही की खबर है, 807 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा दिखाया जा रहा है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? तो ये बातें हैं जो आप यहाँ से याद रखोगे। वाराणसी रोपवे में कंपनी कौन-सी है? बार्थोलेट, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और ये अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समर्पित है, देश का पहला है, दुनिया का तीसरा है। कहाँ से कहाँ तक भागेगा ये रोपवे? वाराणसी स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक। 3 स्टॉप इसको दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें खर्चा आ रहा है 807 करोड़ रुपए का और ये 3.8 किलोमीटर लंबा होगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ। अब वाराणसी का जो बीएचयू है, वो भी काफ़ी अभी चर्चा में था। एक तो मैंने अभी पीछे बताया था आपका वाराणसी बीएचयू क्यों चर्चा में था? क्योंकि बीएचयू में गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध हुआ था। फिर से बीएचयू चर्चा में आया देखो, वाराणसी का बीएचयू ये फिर से चर्चा में आया। क्यों? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्योंकि आईएमएस बीएचयू यहाँ पर यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की गई। ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की गई है, तो आप बताओगे वाराणसी के आईएमएस बीएचयू। बीएचयू का तो नाम आपको पता ही होगा। आईएमएस का क्या नाम है? आईएमएस। आई से है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, ठीक है? हाँ, आईएमएस बीएचयू में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की गई। अच्छा यहीं बनारस में, यही जो वाराणसी है, वाराणसी में भारत का पहला फ्रेट विलेज भी विकसित किया जा रहा है। फ्रेट विलेज का भी विकास किया जा रहा है। फ्रेट विलेज दरअसल ये जो फ्रेट विलेज है, ये लगभग 200 एकड़ में बनेगा, लगभग 200 एकड़ में ये फैला हुआ है। साथ ही साथ जो फ्रेट विलेज का विकास है ना, उसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि जो फ्रेट विलेज का विकास है, वो कौन कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसके विकास का कार्य भारतीय अंतर्देशीय
अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण कर रहा है, ठीक है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, तो ये बात ध्यान रखो। यहाँ से आपको क्या याद रखना है? वाराणसी में जो बीएचयू है, बीएचयू में आईएमएस बीएचयू में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी सेवा की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ जो वाराणसी अपना शहर है, वहाँ पर भारत का पहला फिट विलेज बन रहा है और इसे बना कौन रहा है? ये पूरी तरह से समर्पित है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। क्लियर बात? अब देखो वाराणसी में एक और क्या घटना घटी। दरअसल कई सारी गायों की प्रजातियां आपने सुनी होंगी, उन्हीं में से एक गाय है गंगा तीरी गाय। ठीक है? तो वाराणसी में गंगा तीरी गायों के संरक्षण के लिए पहला केंद्र खोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये बात भी आप। वाराणसी में वाराणसी में हुआ क्या? गाय की प्रजाति है गंगा तीरी। गंगा तीरी गायों के संरक्षण के लिए वाराणसी में गंगा तीरी गायों के संरक्षण के लिए पहला केंद्र खोला जा रहा है। पहला केंद्र खोला जाएगा। बात समझ पाए? क्लियर बात? अच्छा, ये जो पहला केंद्र खोला जाएगा, इससे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 30 जिले प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, उसके 30 जिले इससे प्रभावित होंगे या फिर हम कहें कि लाभान्वित होंगे। क्लियर बात? अच्छा, ये जो 30 जिले लाभान्वित होंगे, तो कि ये जो वाराणसी में गंगा तीरी गायों के संरक्षण के लिए केंद्र बनाया जा रहा है, तो यहीं पर राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहायता से केंद्र सरकार की सहायता से अ, यहाँ पर यहाँ पर एक आनुवांशिक सुधार और आनुवांशिक सुधार और नस्ल के लिए नस्ल के लिए केंद्र करेगी। केंद्र स्थापित करेगी। ठीक है? अब एक बात समझो यहाँ से। वाराणसी में आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा तीरी गायों के संरक्षण के लिए पहला केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो आप बताओगे वाराणसी। ठीक है? इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने जिले इसकी प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, तो आप बताओगे 30। साथ ही साथ यहीं पर राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि वो यहाँ पे एक आनुवांशिक सुधार और नस्ल के लिए केंद्र स्थापित करे। किसकी सहायता से? केंद्र की सहायता से। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? उत्तर भारत में अपना जो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर भारत में स्थापित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तो यही हम कह रहे हैं कि उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बनारस शहर है। ठीक है? बनारस शहर में एक यूनिवर्सिटी है बीएचयू। बीएचयू कई मायनों में ये फेमस रही है। बीएचयू वाराणसी में एक डीएनए बैंक भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक डीएनए बैंक भी बनाया जा रहा है। ठीक है? बीएचयू में। और साथ ही साथ 30 जनवरी 2024 को जो जंतु विज्ञान विभाग की एक लैब है यहीं पर बीएचयू में, जिसका नाम है ज्ञानेश्वर लैब। ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है यहीं पर, और ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसकी ये खास बात है। पूरी तरह से अ, आत्मनिर्भर भारत यानी कि भारत निर्माण योजना के तहत बनाई गई है। अब एक बात आप ऐसे समझो, यहाँ पर इसी मशीन के बारे में लिख लो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 30 जनवरी 2024 को जंतु विज्ञान, यही बीएचयू की ही मैं बात कर रहा हूँ, जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब ज्ञानेश्वर लैब ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। मशीन लगाई गई है। ठीक है? तो याद रखिएगा, ये जो डीएनए बैंक है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ बना है? तो आप बताओगे वाराणसी के बीएचयू में। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है? अब जरा एक बात समझो, उत्तर प्रदेश में एक पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में, वो वाराणसी से कैसे संबद्ध है, आओ जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हो गया, ठीक है? जैसे लक्ष्मण पुरस्कार हो गया। तो लक्ष्मण पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो हैं, उनमें से एक व्यक्ति वाराणसी से संबंधित है। आओ देखो, लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21। लक्ष्मण पुरस्कार ये जो मिला है 2020-21 के लिए, वो मिला है मोहित यादव को, ये मिला है राहुल सिंह को, ठीक है?
और ये मिला है जनार्दन सिंह को। तो ये जो राहुल सिंह है, इनका संबंध वाराणसी से है। ये जो राहुल सिंह हैं, राहुल सिंह, इनका संबंध है वाराणसी से, ध्यान रखिएगा, वाराणसी। और ये कौन-सा खेल खेलते हैं अगर आपसे ये पूछे, तो ये खेलते हैं हॉकी, ठीक है? बाकी मोहित यादव ये लखनऊ से हैं और जनार्दन सिंह ये गाजीपुर से हैं, कुश्ती खेलते हैं। तो वाराणसी की मैं आज बात कर रहा हूँ, तो मैं आज केवल वाराणसी की ही बात करूँगा। राहुल सिंह वाराणसी से हैं, हॉकी खेलते हैं और इनको सम्मानित किया गया है लक्ष्मण पुरस्कार 2020-2021 से। क्लियर है बात? वाराणसी में बहुत सारी घटनाएँ घटी। जैसे वाराणसी में एम्स की तर्ज पर एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला जाएगा, ठीक है? एम्स की तर्ज पर। और यहाँ पर वाराणसी में क्या घटना घटी? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान यहाँ पर बन रहा है। टेक्नोलॉजी संस्थान यहाँ पर बन रहा है। और क्या घटना घटी? 2023 में 2023 में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का यहाँ पर आयोजन किया गया। जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, ठीक? और यहाँ पर क्या घटना घटी? 2023 में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो बीएचयू है बनारस में, यहाँ की जो बीएचयू है वाराणसी की, बीएचयू में क्या हुआ? प्रदेश का पहला बोन मतलब हड्डी वाला बोन, ठीक है? और टिश्यू ऊतक वाला है, ठीक है? बोन और टिश्यू बैंक खोला गया है, बैंक खोला गया। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक ये कहाँ खोला गया है? तो आप बताओगे बीएचयू में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? और यही नहीं, वाराणसी में और भी बहुत सारी घटनाएँ हुई। जैसे एक बात और आप मैं आपको बताता हूँ, प्रदेश में पहला उत्तर प्रदेश में पहला पशु विद्युत शवदाह गृह खोला गया है। पशु विद्युत शवदाह गृह खोला गया है, तो ये वाराणसी में ही। अगर वाराणसी के अंदर भी पूछ ले कहाँ खोला गया है, तो आप बताओगे जाल्हूपुर में, ठीक है? जाल्हूपुर में। तो वाराणसी में कौन-कौन सी घटनाएँ हुई? एम्स की तर्ज पर यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला जा रहा है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहा है? तो आप बताओगे वाराणसी में। 2023 में यहाँ पर जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? आप बताओगे वाराणसी। साथ ही साथ बीएचयू में प्रदेश का पहला या आप बताओ उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक ये कहाँ खोला गया? वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश में पहला पशु विद्युत सौदागर ये कहाँ पर खोला गया? ये वाराणसी में। तो इतनी सारी घटनाएँ हुई हैं वाराणसी में और आप पीछे लगातार देखते चले आ रहे हो, ठीक है? अभी पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल की बैठकें भी हुई हैं। जैसे वाराणसी की ही मैं बात करूँ अगर, तो वाराणसी में मार्च में 2023 की बात है, यहाँ पर एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। पर्यटन मंत्रियों की यहाँ पर बैठक हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो आप बताओगे वाराणसी में, ठीक है? फिर जून 2023 की खबर है, यहाँ पर जी20 आर्थिक व सामाजिक विकास आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की भी बैठक हुई है। मंत्रियों की बैठक हुई है यहाँ पर, ठीक है? तो ये दोनों बैठकें आप याद रखो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अगर आपसे पूछा जाए एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? वाराणसी में। साथ ही साथ जी20 आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में। वाराणसी में मैंने आपको कई सारे बीएचयू से संबंधित फैक्ट्स बताए हैं, तो एक और फैक्ट है आप याद रखो या रिवाइज़ करो इसको। जो बीएचयू के शोधकर्ता हैं, उन्होंने वो गए जम्मू कश्मीर, यानी हम कहें बीएचयू के शोधकर्ता बीएचयू के शोधकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर के या हम कहें जम्मू और कश्मीर में नील हरित शैवाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया है, तो वो किया है बीएचयू यानी कि वाराणसी से संबंधित संस्था।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है? यहाँ के शोधकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की है। क्लियर है बात? अब ज़रा एक बात और समझो, यहाँ के शोधकर्ताओं ने का मतलब है जम्मू कश्मीर में जो नील हरित शैवाल है, उसके जीन्स की खोज की है। अब ये एक बात और याद रखो यहाँ से, मार्च 2023 में एक नीति आई। कौन-सी नीति? नई विदेशी व्यापार नीति। बात समझा? 2023 ये उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित है? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। मार्च 2023 में नई विदेशी व्यापार नीति आई है। इस विदेशी व्यापार नीति में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को यूपी के शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। या यूपी के हम कहें कुछ शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई, ठीक है? उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो ये कौन-कौन से हैं आपसे ये पूछा जा सकता है। कौन-कौन से हैं? तो समझो, सबसे पहला है वाराणसी, आ गया वाराणसी आपका, ठीक है? दूसरा है मुरादाबाद और तीसरा है आपका मिर्ज़ापुर और चौथा है फरीदाबाद। तो ये 3 आप याद रखो, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। नई विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के हम शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाएँगे। तो कौन-कौन से शहर चुने गए हैं? वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक यूटिलिटी मॉल खोला जा रहा है। यूटिलिटी मॉल खोला जा रहा है। ये यूटिलिटी मॉल क्या है? दरअसल इस मॉल के तहत एक जिला, एक उत्पाद और स्थानीय हस्तशिल्प जो निर्माता हैं, उन्हें इस मॉल के ज़रिए बाज़ार प्रदान की जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में यूटिलिटी मॉल ये कहाँ खोला जा रहा है? तो आप बताओगे, ये खोला जा रहा है लखनऊ में, ठीक? ये तो हो गया लखनऊ। अगर हम आज के जिला वार की बात करें, तो अपने वाराणसी में और ये खोला जा रहा है यूटिलिटी मॉल लखनऊ, वाराणसी और आगरा। बात समझ पा रहे हो? और इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूटिलिटी मॉल खोले जाएँगे? लखनऊ, वाराणसी और आगरा। इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और स्थानीय हस्तशिल्प निर्माताओं को एक बाजार के रूप में प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? हाँ, तो ये पार्ट 1 है उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स का, जिसमें हम लोग हर वीक एक जिले को उठाएँगे और उस जिले में घटित हुई साल भर की घटनाओं को देखेंगे। ठीक है? तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इसको आप लोग फ़ॉलो करिएगा, वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।